हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम यू ऑल टू अनदर हैपनिंग एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके मतलब से जुड़ी बातें, आपके देश से जुड़ी बातें, सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का और इंटेलेक्ट का तड़का लगाकर आपके सामने कुछ नए और पुराने मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं। आज हम देखेंगे कि बिहार चुनाव में बीजेपी की धुआंधार सफलता के बाद में बीजेपी के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो गए हैं और बहुत सारे नेताओं के लगातार शिवसेना के संजय राउत से लेके, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से लेके, अशोक गहलोत से लेके कई सारे नेताओं के खतरनाक बयानबाजी और विरोधों के बाद में अब जाके अखिलेश यादव भी सामने आ गए। अखिलेश यादव ने बताया कि किस तरह से बीजेपी ने गड़बड़ छाला किया हुआ है और ये ईवीएम का घोटाला है। अगले तेजस्वी यादव को सहारा देते हुए, सहानुभूति देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि जहां एक तरफ तेजस्वी की लहर बिहार में इतनी तगड़ी थी तो बीजेपी चुनाव कैसे जीत सकती है। शाम तक जहां पर बीजेपी के कुछ प्रत्याशी जो है हजार वोटों से हार रहे थे, वो अचानक कैसे जीत गए शाम के बाद में, लेट इवनिंग के बाद में। अखिलेश यादव ने बताया है कि बिहार का इलेक्शन जो है वो सीधे सीधे चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी को सपोर्ट दिया जाना या सरासर जो है करप्शन का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अगर इतनी ज्यादा आत्मनिर्भर थी तो इंडिपेंडेंटली बीजेपी को चुनाव लड़ने में क्या परेशानी थी। अखिलेश यादव ने ये भी बताया चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से इस बार बीजेपी के सपोर्ट में नजर आई। उन्होंने बताया कि 25 सीटों पर दोबारा से रिकाउंटिंग करने का फैसला जो है मोटा भाई का है, दैट मीन्स अमित शाह जी का है। और अमित शाह जी ने ऐसा सिर्फ शोबाजी के लिए किया, शो ऑफ के लिए अमित शाह सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा इस रिकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिस्टम से लड़ना, ब्यूरोक्रेट से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जिन प्रत्याशियों को 1000 वोट से आगे रहने के लिए सर्टिफिकेट्स मिल रहे थे, उन प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट्स तो दूर की बात है, उनको शाम तक ये कहा गया है कि आप चुनाव हार चुके हैं। तो इस तरह की बातें जो है बहुत ही ज्यादा बीजेपी के विरुद्ध सारे नेता लग गए हैं और सभी का ये मानना है, इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव जी, कि बिहार में कहीं ना कहीं ईवीएम का गड़बड़ छाला या घोटाला हुआ है। उमा भारती जी भी कुछ अप्रसन्न नजर आ रही है बीजेपी से। उमा भारती जी ने तेजस्वी यादव की बुरी प्रशंसा की, कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, लेकिन थोड़ा छोटा है, उसको और एक्सपीरियंस की जरूरत है, उसको थोड़ा बड़ा होने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि अशोक गहलोत जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा टेक्निकली चुनाव को लड़ा है राजस्थान में और अशोक गहलोत की सारी नीतियां उनको बहुत ज्यादा पसंद है। उन्होंने कमलनाथ जी का भी, पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी की भी उन्होंने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कमलनाथ जी का जो विजन है उनको वो बहुत ज्यादा पसंद है। कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इस तरह की बयानबाजी उमा भारती की तरफ से बीजेपी की तरफ उनकी नाराजगी को पेश कर रही है। बीजेपी से उनको बहुत ज्यादा अप्रसन्नता है, लेकिन बीजेपी को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बीजेपी ने कहा कि उमा भारती क्या कह रही है उनको पता नहीं है और उन्होंने शायद कहने के पहले सोचा नहीं होगा, ऐसा बीजेपी का मानना है। बीजेपी को शायद इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उमा भारती क्या कह रही है। क्या जिस तरह से बिहार इलेक्शंस में बीजेपी की धुआंधार जीत के बाद में नेताओं का हाल है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी की रिहाई के बाद में कुछ अर्नब गोस्वामी के विरोधियों का भी इस तरह का हाल है। अर्नब गोस्वामी के विरोधी सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दुष्यंत दवे का ये कहना है कि जिस तरह से इमीडिएटली सुनवाई की याचिका को फौरन लिस्ट किया गया है। कई सारे कैदी जो है बेवजह है और किसी न किसी बेबुनियादी बयान पर बेबुनियादी वजह से बहुत सारे कैदी जेलों में हैं, जिनकी सुनवाई की याचिका जो है कई सालों तक लिस्ट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो एक मात्र एंकर नहीं है अर्नब जिनके साथ में इस तरह से पार्शियल या इस तरह से उनके पक्षपातीय व्यवहार जो है, उनके साथ में फेवरेटिज्म दिखाते हुए व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस पर दुष्यंत दवे का ऑब्जेक्शन है। हालांकि उन्होंने अर्नब के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन दुष्यंत दवे का बड़ा ऑब्जेक्शन सामने आया। वैसे ही तृणमूल की जो नेता है महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है। महुआ मोइत्रा ने भी यही कहा है कि जिस तरह से हमारा लोकतंत्र लचीला है, जिस तरह से हमारे यहाँ पर टीबी के तंज को
जिस तरह से नजरअंदाज करना चाहिए, उसी तरह से अगर किसी का सुसाइड का मामला है तो इतने इमीडिएट बेसिस पे उसकी याचिका की सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने अर्नब गोस्वामी की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल अटेंशन दिए जाने पर इस केस पे ऑब्जेक्शन जताया है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि ये सारा जो है स्पेशल फेवरेटिज्म जो है वो अर्नब का बीजेपी कनेक्शन की वजह से है, ऐसा उन्होंने तात्पर्य बताया। खैर, अर्नब गोस्वामी की रिहाई के साथ साथ एक और बात हम बता दें कि जिस तरह से अर्नब गोस्वामी लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े टाइकून्स के पीछे जो है हाथ धोकर लगे हुए थे, उसी तरह एनसीबी भी अब जो है 3 महीनों की शांति के बाद में लगातार जो है छापेमारी कर रही है। एनसीबी लगातार लोगों के घर जा रही है और छापेमारी कर रही है बिना बताए, बिना किसी इंटीमेशन के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिरोज नाडियाडवाला को हुई है, जो बहुत बड़े बिग टाइम प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। वेलकम बैक, आवारा पागल दीवाना टाइप की बड़ी बड़ी फिल्में जो जिस लेवल की फिल्म ये प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के बड़े प्रोड्यूसर जो साजिद नाडियाडवाला के कजिन ब्रदर भी है, उनके घर से एनसीबी को कई ज्यादा ड्रग्स मिले हैं। अर्जुन रामपाल और गैब्रिला उनकी गर्लफ्रेंड के यहाँ से भी बहुत ज्यादा ड्रग्स मिले हैं। और अर्जुन रामपाल के साले अगस्त्य लाओस को भी जेल में बंद कर दिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से बयानबाजी अलग अलग की जा रही है अर्जुन रामपाल से, उनकी गर्लफ्रेंड से, वो कहीं भी मैच नहीं हो रही है और उसकी वजह से अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड जो है परेशानी में आ सकते हैं। और उनकी गर्लफ्रेंड ने जिस तरह की बातें बताई है एनसीबी उनके सवालों के जो जवाब है उनसे कहीं से कहीं तक सेटिस्फाइड नहीं है। आगे आने वाले कुछ दिन जो है बॉलीवुड के और ज्यादा फिल्मी सितारों के लिए बड़े परेशानी के सबब बन सकते हैं। और दिवाली में जो है अच्छी खासी, दिवाली के सीजन में अच्छी खासी टेंशन जो है इन सेलिब्रिटीज को मिलने वाली है, जहां पर जया बच्चन कहती है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग्स नहीं लेता, तो क्यों नहीं बॉलीवुड के इतने दिग्गज बड़े लोग, बड़े घरानों के लोग क्यों नहीं अपनी गाड़ी और ड्राइवर के साथ में एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाते हैं और ये बता देते हैं, एनसीबी का काम आसान कर देते हैं कि दरअसल कौन कौन जो है ड्रग्स लेता है। ये हमारे बड़े प्रतिष्ठित और आदरणीय बड़े लोग हैं जो है फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े मीन्स एल्डर्स जो है, उनको जाकर एनसीबी की कुछ तो मेहनत को कम करना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद में बताया जा रहा है कि अर्नब ने जिस तरह से पंगे लिए हैं उद्धव ठाकरे सरकार से, शिवसेना वही है जिसको नोटा से भी कम वोट मिले, जो अपने आप में शर्मसार कर देने वाली बात है। नोटा से भी कम वोट मिले हैं शिवसेना को, और शिवसेना जो है वो पूरी तरह से मतलब धुल चुकी है, पिट चुकी है। और शिवसेना जो है वही शिवसेना है जिसने मोदी जी का पोस्टर लगा के, मोदी जी का फोटो लगा के पिछला चुनाव जीता था, पिछला विधानसभा चुनाव जीता था। और अब जो है उन्हीं मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लगातार बयानबाजी शिवसेना कर रही है। मतलब पूरी तरह से एहसान फरामोश काम शिवसेना कर रही है। अर्नब से शिवसेना को प्रॉब्लम इसीलिए बताई जा रही है, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा बहुत सारे एनालिटिकल सर्वेस कह रहे हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में लिखा हुआ है कि अर्नब से शिवसेना को परेशानी इसीलिए, अर्नब को इसीलिए जेल में झूठा केस बनाकर फंसाया गया था क्योंकि अर्नब जो है पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग हुई थी उसके बारे में बात करता है, लगातार उसके पीछे पड़ा रहा। उसके बाद में सुशांत केस में जहां पर बेबी पेंगुइन मतलब आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा था, अर्नब ने उनकी भी जम के क्लास लगाई, बॉलीवुड के स्टार्स की जम के क्लास लगाई। और ठाकरे सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार जो है बॉलीवुड से उनको अच्छा खासा बड़ा पैसा मिलता है, बड़ी डोनेशन बॉलीवुड की तरफ से होती है, इसलिए उद्धव ठाकरे सरकार जो है उनको जो है परेशानी थी अर्नब के बाहर आने से। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा अर्नब को बाहर आने से पहले हमारी बात जरूर सुन ली जाए। उन्होंने उनका जो पक्ष रखा, जो भी पक्ष रखा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को फाइनली रिहा कर दिया। और अर्नब ने बड़े ही मतलब इस बार जी लगा दिया, लेकिन बड़े ही ऊंचे स्वर में कहा है कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अर्नब का, क्योंकि अर्नब के पास में पावर है, अर्नब के पास में गट्स है कि अर्नब जेल में बैठकर भी अपने सारे के सारे जो भी अपने रीजनल चैनल्स लॉन्च करने वाले हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, सारे रीजनल चैनल जो है, पहले 5 रीजनल चैनल जो है वो जेल में बैठकर भी लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में बैठ के उन्होंने वजन घटाया है 3 किलो, बहुत सारी किताबें भी उन्होंने जेल में बैठ के पढ़ी हुई है। अर्नब ने जो जिस तरह से अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, ऐसा लगता है कि अर्नब के आत्मविश्वास को कहीं से कहीं तक डगमगा नहीं पाए हैं उद्धव सरकार एंड टीम, जिन लोगों ने अर्नब के खिलाफ ये फर्जीवाड़े वाला मुकदमा लगाया था।
ये भी बताया, अर्नब ने ये भी बताया कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूँ, मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ और मैं हमेशा सरकार की कमियां गिनाऊंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। अगर कोई पत्रकार सरकार की कमियां गिनाता है तो सरकार को उसे इग्नोर कर देना चाहिए। टीवी चैनल्स पे लगे हुए तंज को सरकार को इग्नोर कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि हम कोर्ट का जो काम है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा करना है, इसलिए वो अर्नब को रिहाई कर रहे हैं। क्योंकि कोर्ट का काम ये भी देखना है कि किसी इंडिविजुअल को किसी सरकार द्वारा टारगेट नहीं किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा है कि जानबूझकर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना सरासर गलत है, और ऐसे में वो अर्नब की रिहाई को डिक्लेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि टीवी के तंज को इग्नोर करना चाहिए और जो विचारधारा अर्नब की है उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अर्नब जो है पत्रकार के रूप में सरकार की कमियां गिना रहे थे और शायद उद्धव ठाकरे या शिवसेना सरकार को किसी भी तरह से, शिवसेना पार्टी को किसी भी तरह से अपनी कमियां सुनने की आदत नहीं है। और कहा जाता है कि ये जो है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो इसका जो असाधारण रूप है वो बहुत लचीला है, वो असाधारण रूप से बहुत लचीला है हमारा लोकतंत्र, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। सुशांत के मामले में 5 महीने हो गए हैं और नीतीश राणे फिर एक बार सामने आए हैं। नीतीश राणे ने ये बताया है कि 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कलीना लैब पे 1000 तरह के सवाल उठाए गए, ऑब्जेक्शंस लिए गए। कलीना लैब ने फॉरेंसिक रिपोर्ट ठीक से नहीं दी थी। कूपर हॉस्पिटल में रात के समय पोस्टमार्टम हुआ था, जिसकी वजह से लगातार जो है शक के घेरे में आ रहे हैं डॉक्टर्स एंड एसोसिएशंस, और जो भी अलग अलग कलीना लैब हो या कूपर हॉस्पिटल हो, डॉक्टर्स शक के घेरे में आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। और नीतीश राणे ने ये भी कहा कि जो सुशांत सिंह को लेकर जो सारे मुद्दे उठाए गए हैं, सुशांत सिंह को लेकर जो सारे शक उठाए गए हैं, उसको लेकर सीबीआई की जांच शुरू है और सारे जो शक है वो सही है। किसी भी तरह से सारे ही जो शक है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है, ऐसा नीतीश राणे ने बताया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अर्नब के केस में मैं आपको लगातार अपडेट दे रही हूँ। आप मैंने पिछले कुछ वीडियोस भी देखी हैं जिसमें मैं एकदम ट्रूथफुलनेस के साथ में एनालिटिकल अपडेट्स आपको अलग अलग मुद्दों पर बताती हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है पॉलिटॉक्स टू देश की जनता, जिसमें सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है एज यूजुअल जैसलमेर पहुंचे हैं। जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पे इन्होंने सैनिकों के साथ में अपना दिवाली का पर्व बनाया, जैसा कि हमेशा मोदी जी करते हैं। इस बार भी मोदी जी वही कर रहे हैं। बड़े ही जोश में मोदी जी दिखे, बिल्कुल फौजी ड्रेस पहन के बिल्कुल टिप टॉप मोदी जी भाषण दे रहे थे। मोदी जी ने बताया कि दिवाली जो है असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है। जिस तरह भगवान राम सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर अयोध्या आए थे, 14 साल के बाद में उनकी वापसी हुई थी, उसी तरह से हम जो है असत्य का नाश करेंगे, सत्य की विजय करेंगे हमेशा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक खूबसूरत भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत आतंक के जो आकांक्षी वाले देश है, जो आतंक फैलाते हैं, उनके घर में घुस के भारत मारेगा। कह रहे हैं कि भारत को ललकारना जो है बहुत भारी पड़ सकता है इन देशों को। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय जो है विस्तारवादी का युग है, जैसे 80 के दशक में हुआ करता था। और विस्तारवादी जो है एक अपने आप में बीमारी है, मानसिक बीमारी है। विस्तारवाद की नीति जो है अपने आप में एक मानसिक बीमारी है। लेकिन अगर भारत के साथ में कोई विस्तारवाद की नीति अपनाएगा तो उसको भारत को जवाब देने के लिए भारत के पास ताकत भी है और रणनीति भी है। उन्होंने कहा है, फौज पर गर्व करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत किसी भी हिसाब से विस्तारवादी नीतियों के जवाब देने के लिए पिछड़ा हुआ नहीं है।